हाय एंड फर्स्टली आई वांट टू नो कि आपको कैसा लग रहा है सीएस बन के, कैसी फीलिंग आ रही है? बहुत अच्छी फीलिंग है कि सब कुछ एक बहुत बड़ा सा स्ट्रेस पीठ में से निकल गया है। जो कोई भी बर्डन था, इतना एक फीलिंग है कि चलो एजुकेशन एक अच्छी खासी सी कंप्लीट हो गई है, तो इट्स अ वेरी ग्रेट फीलिंग वर्थ ऑल द एफर्ट्स। ग्रेट। तो जब आपने रिजल्ट देखा था तब कैसा लगा था उस टाइम पे? बहुत अच्छा लगा था। मेरी एक छोटी सी स्टोरी भी है उसके रिगार्डिंग कि एक्चुअली क्या है कि जब रिजल्ट्स पास में होते हैं तो आई प्रेफर वॉचिंग मूवीज, तो थोड़ा सा माइंड चिल रहता है अपना। तो इसके लिए वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज इज मिशन मंगल। मुझे वो मूवी बहुत अच्छी हाँ। लगती है कि सक्सेस स्टोरी है, तो वैसे ही मैं देख रही थी। तो 23rd की नाइट को मैंने वो मूवी देखी थी। एंड उसमें एंड में आपको पता होगा कि जब वो मंगलयान लॉन्च होता है तब अक्षय कुमार का डायलॉग है कि पूरी दुनिया को बोल दो कॉपी दैट, कि मतलब बहुत बड़ी बात हो गई ना। तो तभी मैंने डिसाइड किया था कि 25 को अगर मैं पास हो जाती हूँ तो मैं भी चिल्लाऊंगी कि पूरी दुनिया को बोल दो कि सीएस प्राप्ति हजारे हो गई है। एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि रिजल्ट थोड़ा पहले लग गया था, मतलब 11:40 10:45 के आसपास। एंड जब रिजल्ट लगने के बाद आई वाज लाइक कि एंड मम्मा और सब देख रहे हैं कि क्या हुआ है, थोड़ा सा कितना एंशियसनेस होता है। एंड मैं चिल्ला रही हूँ कि पूरी दुनिया को बोल दो कि सीएस प्राप्ति हजारे आ चुकी है। तो इट वाज अ वेरी नाइस फीलिंग। मेरे को बहुत खुशी हो रही है आपको ऐसे देख के। आई गॉट गूज बम्स। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अपना रिजल्ट याद आ गया उस टाइम पे। बहुत अलग फीलिंग ये होती है। हर एक की स्टोरी इतनी अमेजिंग होती है ना कि तब ऐसे लगता है कितनी भी मेहनत कर ली सब वर्थ हो गया इतने सालों का। और पेरेंट्स कितने खुश थे, उनको देख के तो ऐसा लगता है सब बस सही हो गया हमारा। तब बस मतलब मम्मी मम्मी तो रो ही रही थी, कितना उससे हो रहा था कि यार फाइनली अपनी बेटी हो गई। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग सबकी, मतलब जब ऐसे लगता है कि हम इनके हैप्पीनेस का रीजन है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। दैट वाज द बेस्ट फीलिंग, आई एग्री। तो कैसे आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी फर्स्टली? मतलब सीएस कोर्स क्यों चूज किया आपने? आपको पता था 12th के बाद से आपको सीएस में जाना है? नहीं, वो बहुत पहले डिसाइड हुआ था कि क्या है कि मेरी माई एल्डर सिस्टर शी इज 6 years ओल्डर देन मी। तो वो शी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो सीए है। तो उसको नंबर्स के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है, तो इट वाज ऑब्वियसली डिसाइडेड कि वो सीए करेगी। एंड ऑन द अदर हैंड मी, मुझे थोड़ा थियोरी का बहुत ये है, चस्का बोलते हैं ना कि थियोरी हाँ। करने में बड़ी मजा आता है, कि थियोरी इज वेरी फेवरेट। तो तब जब दीदी पढ़ रही थी और जब मैं 6 7 स्टैंडर्ड में थी, एंड आई यूज्ड टू लाइक लॉ ऑल्सो अ लॉट, तो तब ऐसे था कि चलो कि इसको लॉ भी पसंद है और थियोरी भी पसंद है। तब मतलब पता चला कि ऐसा एक कोर्स है सीएस। तो फिर डिसाइड हुआ कि सीएस ही करेंगे, तो मतलब वो बहुत पहले से डिसाइडेड था कि ये सीएस ही बनेगी। ग्रेट। मतलब पहले ही डिसाइड कर लिया था आपको जिसमें इंटरेस्ट था वो कौन सा फील्ड है, पहले ही चूज हो चुका था। ओके। ये वो मतलब कुछ होता है ना कि स्टार्टिंग। सेकंड चाइल्ड जो होता है तब बेनिफिट होता है। ये तो होता है। स्टार्टिंग मतलब सीएस ईईटी की कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी आपने? तो तभी तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था क्योंकि मेरी माय माय बोर्ड्स गॉट फिनिश्ड इन 2020 मार्च। तो और तभी कोविड हिट हो गया था, तो और तभी 3rd फरवरी 2020 को ये अपना सीएसएफ जो था, मतलब सीएस फाउंडेशन चेंज होके सीएसईईटी हो गया। तो सारे क्लासेस सभी फैकल्टीज के लिए सब कुछ अलग था। इट वाज सो डिफरेंट कि मतलब किसी को पता नहीं था, किसी को ये भी नहीं पता था कि ऐसे जूम से भी क्लासेस हो सकते हैं। तो तभी क्या हुआ था कि कुछ महीने के लिए क्लासेस बंद थे, तो तब मैंने नवंबर 2020 का सीएसईटी दिया था। तो तब कैसे थे, आई वोंट ब्लेम क्लासेस एज वेल, लेकिन कि मतलब उन्होंने तो पढ़ाया ही, लेकिन ना तब मुझे पहली बार लाइफ में पता चला कि अगर आपको कुछ करना है तो आपको बहुत सारे क्लासेस को रेफर करना है, बहुत सारे नोट्स देखने हैं, सब आपको करना है। तो सीएसईटी का तो कैसे है कि मैंने बहुत अपने लेवल पे अलग अलग करंट अफेयर्स पढ़ना, ये पढ़ना, कि सब करके देखते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम हो घर से एग्जाम थी, तो इसीलिए। तो क्लियर होने के बाद स्मूथ लग रहा होगा, एग्जीक्यूटिव में आने के बाद कैसी फीलिंग आई थी? एग्जीक्यूटिव में आने के बाद मतलब आई फील कि सीएसईटी एकदम बहुत ही ऐसे छोटा सा लड्डू है कि जो झट से खा लेते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन मतलब वो गणपति के सामने जो बड़ा लड्डू होता है वैसे वाला सीएस एग्जीक्यूटिव है, तो आपको मतलब कुछ पता ही नहीं होता है। एंड क्या होता है ना कि यू आर सो न्यू टू द टेक्निकल लैंग्वेज, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप पूरा पेज पढ़ते हो और आपको उससे 5 मिनट बाद लगता है इसमें से क्या समझा। तो इसीलिए कैसे होता है कि प्रोफेशनल लेवल में तो कैसे आपको पता है कि लीगल लैंग्वेज क्या होती है, लॉ कैसे पढ़ना है,
लेकिन एग्जीक्यूटिव में तो वही से, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि तब मैंने अपने दीदी से पूछा कि अब मैं क्या करूं, मतलब समझेगा कैसे ये सब कुछ कि क्या लिखा है। वो इंग्लिश भी इतना डिफरेंट होता है कि भले आप नॉर्मल आपका इंग्लिश बड़ा फ्लुएंट है लेकिन वो समझना डिफिकल्ट होता है। तो माय सिस्टर टोल्ड मी कि एक ही सोल्यूशन है, बार बार पढ़ते रहना है। वंस यू स्टार्ट रीडिंग अ लॉट तो आपको वो आ जाता है धीरे धीरे। एग्जीक्यूटिव आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है ना? और एग्जीक्यूटिव के मैंने दोनों ग्रुप्स अलग अलग दिए थे, पहला ग्रुप अलग 1 दिया दिए, था, वो क्लियर कर लिया, फिर ग्रुप फिर 2 दे दिया। तो दिया था, परफेक्ट। कोई ऐसे टिप्स जो आप आने वाले सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट को देना चाहते हो जब वो एग्जीक्यूटिव की प्रिपरेशन कर रहे हो तो? एग्जीक्यूटिव के प्रिपरेशन में मेरा एक बहुत ऐसे मानना है फॉर एमसीक्यू पेपर जिसमें नेगेटिव मार्किंग है, कि जो मैंने खुद मेरे पेपर्स में भी फॉलो किया है कि अनटिल एंड अनलेस यू 100% श्योर प्लीज आंसर्स मत लिखो। क्योंकि क्या है ना, हमारा माइंड सेट है कि हमें 100 में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि बचपन से वही सिखाते हुए स्कूल भेजा है कि आपको सभी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। सो आई स्टिल रिमेम्बर मेरी एक फ्रेंड कि उसने बोला कि प्राप्ति मैंने ना 100 में से 94 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। एंड आई वाज लाइक इतने सारे। एंड क्या हुआ उसके वजह से, उसके जो गलत हो गए इसकी वजह से शी फेल्ड दैट अटेम्प्ट। ऑब्वियसली वैसे होगा क्योंकि आपके 94 टू 94 राइट हो ही नहीं सकते। मतलब उसके लिए वैसे अगर आपकी प्रिपरेशन हो गई तो कोई बात नहीं है, लेकिन उतना राइट आना पॉसिबल भी नहीं है। तो इसीलिए आप जिन क्वेश्चंस के लिए 100% श्योर हो वही अटेम्प्ट करो। मतलब मेरा तो ऐसे बहुत बार है कि एफएमएसएम का जो पेपर था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, उसमें तो मैंने सिर्फ 63 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, ओनली 63 आउट ऑफ 100। तो तब मतलब तब मेरे घर पे आने के बाद भी बोला क्या तूने सिर्फ 63 अटेम्प्ट किया, मैंने बोला हाँ मुझे पता है कि वो राइट है। एंड मैंने एग्जैक्ट 63 ही स्कोर किया, तो मतलब वाओ, कोई दैट्स गलत भी नहीं फैंटास्टिक हुआ। मैम, दैट्स तो ग्रेट। इसीलिए दैट्स लाइक कि 100% श्योर वाले क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करो, वो एक बहुत बड़ी टिप है। मतलब जितने क्वेश्चंस में आप श्योर हो बस उतने ही अटेम्प्ट करो, बाकी नेगेटिव मार्किंग होती है इसलिए अटेम्प्ट सारा करना जरूरी नहीं है, राइट? और हाँ बाकी राइट, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में आप अपने अच्छे मार्क्स भी गवा देते हो ना, तो वैसा नहीं होना चाहिए। बाकी जो डिस्क्रिप्टिव पेपर थे, जो थियोरेटिकल पेपर थे, उसमें कोई एडवाइस? थ्योरेटिकल पेपर्स के लिए राइटिंग प्रैक्टिस तो है ही, लेकिन मुझे ना राइटिंग प्रैक्टिस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है कि आप स्कैनर्स देख लो। एंड मैं स्कैनर्स के लिए टैक्समैन को रेफर करती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था वो जो सुचिता है वो बहुत बड़ा बुक है। तो मुझे ना उसको देख के ऐसा लगता था इसमें कितना सारा है, मेरे से पढ़ के होगा कि नहीं, तो इसलिए टैक्समैन मुझे अच्छा लगता था पर्सनली। दोनों सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है, सब में पास क्वेश्चन ही है। लेकिन जब आप स्कैनर पढ़ते हो ना तो आपको पता चलता है कि व्हाट इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट्स ऑफ यू, तो आप अच्छे से आंसर्स लिख सकते हो। एंड ना एक और एक चीज की थियोरेटिकल पेपर्स में ना, मतलब स्पेशल कंपनी लॉ है या फिर एसबीसी है, बच्चों की बहुत हैबिट होती है कि, मतलब मैं क्लासेस को ब्लेम नहीं करूंगी लेकिन क्लासेस कभी कभी चार्ट फॉर्मेट में चीजें दे देते हैं। मैं ये नहीं कहती कि चार्ट्स मत पढ़ो, इट्स अ वेरी गुड थिंग कि उसमें से इजीली याद भी रह जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना कि जब आप चार्ट से पढ़ते हो आप कभी कभी सेंटेंस फॉर्म नहीं कर सकते हो इन लीगल लैंग्वेज, क्योंकि आपने लीगल लैंग्वेज पढ़ के ही नहीं रखी है। तो ऑन द अदर हैंड मैंने क्या किया था कि मैंने सारी लीगल लैंग्वेज, जैसे मतलब नॉट मॉड्यूल, मैंने कभी मॉड्यूल रेफर नहीं किया, लेकिन जो मेरे क्लासेस के नोट्स थे उसी को रेफर किया था, बार बार उसी को पढ़ती रहती थी और कीवर्ड्स को हाईलाइट किया था। तो इसीलिए जब मैंने पेपर लिखा तब मुझे लीगल लैंग्वेज का तो कभी कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं कि लीगल लैंग्वेज में कैसे हम आंसर लिखे। तो आपने आपके नोट्स बनाए थे, खुद के सेल्फ नोट्स बनाए थे कभी? नहीं, मेरा आई आई डोंट प्रेफर मेकिंग माई ओन नोट्स। मतलब ऐसे होता है कि मुझे ऐसे होता है बहुत सारे बुक्स हो जाते हैं ना, आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि जिनको उनका खुद का नोट्स भी चाहिए होता है। बट ऑन द अदर हैंड मेरा ऐसा कहना है कि आप सभी नोट्स को एक ही बुक में कंपाइल करो। 100 बुक्स मत देखो, एक ही बुक देखो, उसी में सब कुछ हाईलाइट कर लिया, उसी में साइड में स्टिकी नोट्स लगा लिया, कीवर्ड्स, और वो इतनी बार रिवाइज किया ना कि मतलब पेपर के पहले दिन तो आपको barely 10 घंटा मिलता है। तो उस 10 घंटे में अगर आपने सिर्फ कीवर्ड्स भी देख लिया तो इतने महीने से आप पढ़ रहे हो तो आपको याद आ जाता है, वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आपका स्टडी मटेरियल होता क्या था एग्जैक्टली? आप किस स्टडी मटेरियल से पढ़ते थे फिर? कोचिंग के नोट्स से? कोचिंग के नोट्स, यस यस, कोचिंग अच्छा, के नोट्स। कोचिंग के नोट्स, और उसमें जो आपको इम्पोर्टेंट लगता था वो आप स्टिकी नोट्स वगैरह से प्रिपेयर कर देते थे? प्रिपेयर करती थी, और कभी कभी कुछ होता है कि एक आध दो टॉपिक मतलब कोचिंग में ऐसे नहीं लगता है कि उनको इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो होते हैं और वो भी पूछा जाता है। तो एक बार जस्ट मॉड्यूल देख लिया कि सब कुछ चेक मार्क कर लिया कि क्या क्या है, कौन से टॉपिक्स है, और अगर कुछ लगा उसमें से तो मार्क कर लिया।
अच्छा, जो कि इसमें नहीं है मॉड्यूल कोचिंग की के साइड नोट्स बाय में। साइड रेफर करनी, सिर्फ ये देखना है कि सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं या फिर नहीं कवर हो रहे हैं आपके कोचिंग वाले हाँ नोट्स सब, हाँ सिर्फ उतना ही देखना है, क्योंकि मॉड्यूल में। अगर पढ़ने बैठे वो इतना बड़ा है कि इट्स इम्पॉसिबल कि उसमें से आपको सब याद रहे, आप मार्क करें, तो इसीलिए। वो इतना बड़ा मॉड्यूल देख के चक्कर आने लग जाता है बच्चों को कि क्या क्या पढ़े, हाँ, कितनी कितनी चीजों से पढ़ा है। राइट। एंड मॉड्यूल ना कैसे ड्राफ्टेड है कि वो बच्चा जो बिल्कुल कोचिंग नहीं ले रहा है उसको पूरी कॉर्पोरेट वर्ल्ड की नॉलेज भी हो, सबके लिए वो बनाया गया है। और उतनी की जरूरत भी नहीं है एग्जाम में, आप थोड़ी ना 4 पेजेस एक इस पे लिखोगे। तो इसीलिए मुझे ऐसे लगता है कि कोचिंग के नोट्स, हाँ लेकिन ऑब्वियसली आपकी कोचिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप जिस किसी को भी रेफर कर रहे हो तो वैसे। कितने घंटे की प्रिपरेशन होती थी आपकी एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल में? मेरा तो ऐसा था कि घड़ी मत देखो, मतलब मेरा कहना है घड़ी मत देखो, बस पढ़ो। क्योंकि आपको कैसा है ना कि व्हेन यू कीप टाइम एज अ बार, आप बार बार देखते रहते हो। मतलब आपने अगर डिसाइड किया 5 बजे पढ़ने बैठे हो कि 8 बजे में खत्म करूंगी, सो मेरा ऐसा होता था कि हम घड़ी देखते रहते कि कब बाबा 8 बज जाए और एक बार का खत्म हो जाए अपना। तो इससे बेहतर है कि, इसलिए मेरा ना बहुत बार प्रॉब्लम होता है कि 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में भी कभी किसी ने पूछा कि आपने कितने घंटे पढ़ा, आई कांट एवर डिफाइन कि मैंने कितने घंटे पढ़ा, क्योंकि मेरा ऐसा होता है जब टाइम मिले तब पढ़ना है। हाँ ऑब्वियसली यू टेक योर रिक्वायर्ड ब्रेक्स, कि आपको अभी बहुत एग्जॉस्ट हो रहा है कि लग रहा है कि अभी इससे ज्यादा मैं ले नहीं सकती, तो ट्राई चेंजिंग द सब्जेक्ट। मतलब वो एक अच्छा ऑप्शन होता है कि सब्जेक्ट को ही चेंज करो। कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अभी टैक्स हो गया, अभी दिमाग नहीं चल रहा है, तो आप जाके कंपनी लॉ पे स्विच हो जाओ या फिर कोई दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच हो जाओ। तो इसीलिए टाइम को मैं एज अ फैक्टर नहीं रखती थी, जब जब टाइम मिले तब पढ़ो। तो कोई टारगेट वगैरह सेट करते थे अगर आप टाइम को फैक्टर नहीं रखते थे तो, कि कितने दिन में मुझे कितना टारगेट कंप्लीट करना है, या सॉर्ट ऑफ ऐसा कुछ? हाँ, या क्योंकि मेरा कैसे था ना कि एक सब्जेक्ट लिया तो उसको कंप्लीट करना है। बहुत बार मैं डिसाइड करती थी कि मैं दूसरा भी लूंगी, लेकिन वैसे कुछ होता नहीं था, क्योंकि मेरा ऐसा होता था अरे अगर समझो मतलब प्रोफेशनल लेवल के लिए बात की तो गवर्नेंस चल रहा है, मैं कैसे उसे छोड़ के दूसरे सब्जेक्ट पे चली जाऊँ। तो मेरा ऐसा होता था कि एक बार कंप्लीट करना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपने 2 से 3 दिन दिए और शायद से एक आध दो चैप्टर रह गए, तो उस वक्त ना, और अगर आपको बहुत एग्जॉस्ट लग रहा है कि अब मैं और पढ़ नहीं सकती, तो रहने दो, 1 से 2 चैप्टर बच गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच हो जाओ, उसको 3 दिन करो, फिर आप वापस इस सब्जेक्ट पे आ सकते हो। कभी कभी कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं कि जैसे कि गवर्नेंस में होता है कभी कभी कि बहुत थियोरी है, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉसिबल कि 3 दिन आप उससे करो, तो आप इससे कोई दूसरे सब्जेक्ट के साथ पेयर कर सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक या दो सब्जेक्ट्स के साथ पेयर करके पढ़ सकते हो उस केस में। हाँ, मतलब 3 सब्जेक्ट्स करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है, दो इज अ गुड टारगेट, एक दिन में 2 सब्जेक्ट। एंड आपने बोला ब्रेक्स ले लेते थे, तो बेसिकली आप ब्रेक टाइम में करते क्या थे अगर बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो ब्रेक जाते टाइम थे? में मेरा ऐसा होता है कि अनवाइंड होना है तो पहले बात तो आईज पे बहुत स्ट्रेस आ गया है तो फोन मत देखो। मतलब क्या होता है ना, आप इंस्टा वगैरह देखते हो, बहुत एक कॉमन साइकोलॉजी होती है कि आपके सारे फ्रेंड्स मजे मार रहे हैं, स्कूल के कुछ कर रहे हैं, एवरीबॉडी लाइफ इज वेरी हैपनिंग एक्सेप्ट यू, क्योंकि आप एक रूम में बैठे हो और बस पढ़ रहे हो या फिर लाइब्रेरी में बैठे हो पढ़ रहे हो। तो इसलिए इंस्टा मत देखो। ऑन द अदर हैंड ट्राई लिसनिंग टू म्यूजिक, आपको कोई भी, मतलब कोई भी आपको जो म्यूजिक अच्छा लगे, आग बंद करके वो कर लिया। या फिर मेरा ऐसा है कि कुकिंग इज समथिंग दैट आई लाइक, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, तो जाके थोड़ा सा बाहर। और मेरे कैसे कि मम्मी इज माई बेस्ट फ्रेंड, माई मॉम इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो इसीलिए शायद से उसके साथ 15-20 मिनट गप्पे मार लिए, यहाँ की बातें वहां की बातें थोड़ी कर ली, तो हमारा भी थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है, फिर हम वापस आ सकते हैं पढ़ने के लिए। Exactly. मैं भी कुछ ऐसे ही करती थी जैसा आप बोल रहे हो, क्योंकि फोन के केस में क्या होता था, मैं ब्रेक 10 मिनट का लेती थी पर वो 10 मिनट से एक्सटेंड होके आधा एक घंटा चला जाता था। इन दैट हाँ वैसे ही होता है फोन के साथ। पर आई गेस वो 90% स्टूडेंट्स के साथ होता होगा अगर ब्रेक में फोन लेंगे तो। ये प्रॉब्लम तो यस रहती है। राइट। एंड प्रोफेशनल में अगर हम देखें तो एग्जीक्यूटिव से प्रोफेशनल मुझे जैसे लगता है टफ होता है। लोग कहते हैं इजी होता है, बट प्रोफेशनल में 9 सब्जेक्ट्स को मैनेज करना काफी टफ हो जाता है। तो उस केस में अपने तीनों ग्रुप एक साथ दिए थे? हाँ हाँ, तीनों ग्रुप्स एक साथ दिए थे। कैसे मैनेज किया सबसे पहले तो तीनों मॉड्यूल्स? हाँ तो मतलब आई टोटली अग्री विथ यू, जो लोग बोलते हैं कि प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव से आसान है, इट्स अ मिथ, इट्स नॉट एट ऑल ट्रू। कि बहुत बड़ा बबल है वो, क्योंकि हमें ऐसे लगता है एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद अब तो क्या हलवा है, हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो भी उतना ही डिफिकल्ट है। ऑब्वियस है कि इंस्टीट्यूट फाइनल लेवल है तो आपको फुल रोस्ट करके ही बाहर भेजेगी, किसी को भी नहीं बाहर भेजेगी सीएस का टैग लगने के लिए।
तो इसीलिए 9 सब्जेक्ट्स को मैनेज करते वक्त पहले था ना कि डोंट अंडर एस्टिमेट द एग्जाम। ऐसे होता है कि कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि बहुत पहले के महीने में हमें लगता है चिल है, कोई नहीं, सब हो जाएगा। लेकिन तब अगर हम समझे ना कि 9 पेपर जब हम बैक टू बैक देंगे, तब आपको मतलब एक पेज को 2 बार देखने का भी मौका नहीं मिलने वाला है। एंड प्रोफेशनल में तो मुझे बहुत एक चीज की नीड मतलब बहुत महसूस हुई, वो है रिविजन। रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट है प्रोफेशनल लेवल। मतलब एग्जीक्यूटिव में तो शायद से हो जाए, क्योंकि ना क्या है, थोड़ा सा एमसीक्यू पेपर्स का आपको एक बेनिफिट है कि एमसीक्यूज आपके नैया पार लगा देंगे। लेकिन प्रोफेशनल में कैसा है कि एक है प्रैक्टिकल, वो भी टैक्स, जो कि हमें उतना पसंद नहीं है, तो बाकी है सारे थियोरी। तो इसीलिए क्या होता है कि आपको मतलब रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपकी 1 से 2, 2 से 3 बार भी अगर रिवीजन हो जाए, तब आपको जाके कहीं पे तो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि चलो मैं 9 पेपर्स बैक टू बैक दे सकती हूँ। ये तो मतलब मल्टीपल रिविजन्स करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए कोर्स टाइम पे कंप्लीट होना भी जरूरी है। एग्जाम से या कितने टाइम पहले कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका, सो दैट आप सफिशिएंट रिविजन कर पाओ। क्या होता है कि क्लासेस के साथ ही अगर आप चलते रहे तो आपका इजीली हो जाएगा। एंड एटलीस्ट एक 3 to 3.5 मंथ पहले तो आपका हो ही जाना चाहिए। मतलब फर्स्ट रीडिंग आपकी कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। मैक्स टू मैक्स मैं तो बोलती हूँ 3 मंथ्स तो इज वेरी इंपॉर्टेंट रिविजन के लिए, कि तब आप सभी सभी सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर पाते हो। स्पेशली सब्जेक्ट लाइक फंडिंग, जहाँ पे इतनी चीजें हैं याद रखने के लिए कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए इट्स इम्पोर्टेंट कि आपका एटलीस्ट 3 मंथ बिफोर तो कोर्स पूरा वन टाइम रीडिंग मार्किंग के साथ कंप्लीट है। कि मतलब जब आप 3 मंथ बिफोर बैठे हो, आपके पास ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि अब मैं कहाँ से पढूं, वो फीलिंग नहीं है। मुझे पता है मेरा सब कुछ मार्क्स है, अब मुझे बस रिवाइज करके उसको बहुत ब्रश अप करना है, तो तब आपका मैनेज हो सकता है। मतलब एटलीस्ट 3 महीने तो आपके पास होने चाहिए, सो दैट आप सफिशिएंट रिविजन कर पाओ। और मल्टीपल रिविजन्स करने आपको आपको पता होना चाहिए कौन से यस। स्टडी मटेरियल है। स्कैनर्स किस टाइम पे रेफर करी थी आपने, जब आप पढ़ते थे तभी या फिर एंड रिविजन में? स्कैनर्स बेटर होता है कि जब आपका चैप्टर हो जाए आप झट से स्कैनर देख लो। मतलब रात को सोने से पहले देख ले तो बहुत अच्छा है, कि एक थोड़ा सा मोटिवेशन होता है कि ये देख के चलो सोने जाना है। और क्या करने का ना, जब हम स्कैनर्स देख रहे हैं तभी आपको जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगते हैं, कि जो आपको लगता है कि चलो मैं पेपर के पहले दिन भी इसको देखना चाहिए मुझे, तो सिर्फ उन्हीं को मार्क करो एंड फॉलो बाय उसको। मतलब आगे पढ़ते वक्त भी उन्हीं क्वेश्चंस को देखो। लाइक मुझे जेन्युइनली लगता है कि 2015 या उससे जो पहले के क्वेश्चंस है उनको देखो भी मत, क्योंकि उस वक्त का आस्किंग पैटर्न वो सो डिफरेंट, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे। एंड स्टूडेंट्स को बहुत बार लगता है कि वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे, वैसे नहीं आएंगे। 2018-19 में से वो केस बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, जो कि अब पूछे जाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस दो। तो आपने राइटिंग प्रैक्टिस करी थी, टेस्ट सीरीज वगैरह ऐसा हाँ कुछ हाँ, टेस्ट दिया था? टेस्ट सीरीज तो मैंने नहीं दी थी। मतलब टेस्ट सीरीज को मतलब मैंने रेफर नहीं किया था, क्योंकि मेरा ऐसा होता है कि मतलब बाय गॉड ग्रेस राइटिंग हैज नेवर बीन अ प्रॉब्लम फॉर मी। मतलब ऐसे नहीं रहा है कभी एक इशू की राइटिंग में मतलब स्लो पड़ जाती है या फिर नहीं लिखने को होता है, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। इसलिए मेरा एम होता था कि मेरा मटेरियल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, कि मेरा पढ़ के ही अच्छा हो गया तो उधर जाके मैं लिख सकूं, क्योंकि लिखना तो इशू नहीं है, मैं लिख सकती हूँ। ले और वैसे कैसे होता है ना कि कुछ सब्जेक्ट्स है जैसे कि आप बीच में कभी कुछ लिख लिया या फिर क्लासेस के साथ लिख लिया, तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो ही रही होती है साइड बाय साइड। ऑब्वियसली एक एक दिन में 2 आंसर्स लिखना तो आप करते ही रहते हो किसी सब्जेक्ट का। आपने देख लिया कि अपने लेवल को असेस करने के लिए भी कि क्या मैं कंपनी लॉ का आंसर लिख सकती हूँ, तो उसके लिए तो आप ऑब्वियसली राइटिंग प्रैक्टिस तो मैं करती थी। इस दिन में 2 आंसर्स 3 आंसर्स, तो वैसे आपकी ग्रेजुअली राइटिंग प्रैक्टिस चलती रहती तो आपने मतलब पूरा पूरा टेस्ट पेपर कभी सॉल्व नहीं किया था, है। पूरा जैसे 3 घंटे? नॉट एग्जैक्टली। हाँ नहीं, मैंने अमेजिंग मैंने यार। इतना नहीं, मतलब मैंने इतना सॉल्व नहीं किया था, क्योंकि मेरा ऐसा था कि मैं देखती थी कि मतलब क्वेश्चन पेपर्स ऑब्वियसली देख के गई थी कि कौन से है। लेकिन मैंने एज सच उसको पूरा बैठ के सॉल्व नहीं किया था, क्योंकि मेरी डेली बेसिस पे ही इतनी राइटिंग प्रैक्टिस हो रही थी कि उसको खास करने की नीड नहीं थी। हाँ लेकिन अगर आपकी डेली बेसिस में नहीं हो रही है तो आपको ऑब्वियसली सॉल्व करना चाहिए एक पूरा टेस्ट पेपर। कभी कभी ऐसा होता था कि बहुत डीमोटिवेटेड सा फील होता था, मन होता था नहीं करना है, ऐसा कुछ स्टेटेड? बहुत बार। मतलब सीएस प्रोफेशनल में तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि अचानक से रोने को भी आ जाता है। इट्स वेरी नॉर्मल कि आप रो देते हो कि ये क्या है, ये कब होने वाला है। एक फीलिंग होती है कि एंड होने वाला का मतलब ये है कि कब मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा, कैसे, क्योंकि आप
ये ऐसे एग्जाम्स है ना कि आप कितना भी पढ़ लो, आपको हमेशा ये फीलिंग रहने ही वाली है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, या फिर मेरा बहुत कुछ बचा हुआ है। दैट फीलिंग इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन। तो डीमोटिवेटेड हमेशा लगता, मतलब बहुत बार लगता था। तो तब मेरा ऐसा था कि अपने जो पीपल है, टू सराउंड यू विद पीपल जो आपको पॉजिटिविटी दे। तो फॉर मी इट्स माई मॉम, माई सिस्टर, माई फादर, ये लोग है कि जो कंस्टेंटली मोटिवेट करते रहते हैं। एंड मतलब फैमिली तो बहुत सपोर्टिव है, हर एक की होती है मतलब। So it's very nice. तो कभी कभी वही होता है ना, प्रिपरेशन करते करते थोड़ा सा पुश चाहिए होता है बस। एक बार वो पुश मिल गया तो हम लोग वापस बैक ऑन ट्रैक आ जाते हैं। मतलब तो कुछ ऐसे हाँ, कॉम्प्रोमाइज। कभी कभी कुछ दिन ऐसे भी होते हैं। हाँ, कुछ दिन ऐसे भी होते हैं कि एवरीथिंग, मतलब ऐसा होता है ना कि ये सब्जेक्ट में भी यू फील लाइक यू आर फॉलोइंग अपार्ट, उसमें भी ऐसे लग रहा है कि अरे यार ये नहीं हो रहा है। तो आप कुछ दिन ऐसे होते हैं कि बहुत अच्छा है, कि आपको सब कुछ आ रहा है। सो इट्स वेरी फ्लक्चुएटिंग। तो वो जो डाउन डेज होते हैं उसमें आपको कोई तो चाहिए जो आपको मोटिवेट करे। कुछ ऐसे कॉम्प्रोमाइज सेक्रीफाइस जो आपने किए ड्यूरिंग योर सीएस जर्नी, जो आपको लगता है हाँ, कुछ। फेस्टिवल्स एक बहुत, फेस्टिवल्स तो मतलब अगर आप दिसंबर अटेम्प्ट, जैसे कि मतलब मेरा दिसंबर 2023 है, तो फेस्टिवल्स को तो आपको छोड़ ही देना होता है कि आप पढ़ रहे हो, सब मजे कर रहे हैं। लेकिन मैं कैसे करती थी ना कि वेडिंग सीजन, आपको शादियों को जाने नहीं मिलता है, इधर जाने नहीं मिलता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। बट आई थिंक इट्स ऑल वर्थ इट ऑब्वियसली। अब तो लगता है कि कोई बात नहीं यार, कि अभी अभी अटेंड कर लेंगे, अभी सारे फेस्टिवल्स कर लेंगे। लेकिन अगर कोई इंपॉर्टेंट आ भी रहा है कि कोई शादी इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने आप को प्लान भी कर सकते हो वैसा। मतलब मैंने एक दो बार ऐसे किया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन था कि जो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो आप अपने आप को अच्छे से प्लान भी करो, 2-3 दिन पुश करो। मतलब अगर आप समझो 8 घंटे पढ़ते हो तो 10 घंटे पढ़ो, तो आप कंपनसेट करके वो भी फंक्शन अटेंड कर सकते हो। यू नो ऐसे अगर आपको चाहिए तो। प्री प्लानिंग करी थी मतलब आपने हर एक चीज हाँ, करना करना है, तो ग्रेट, ये तो बहुत ज्यादा और नीडेड है। घूमने जाना बिना तो आपका नहीं होता है, कि आप कहीं घूम नहीं सकते हो। आउटडोर डेस्टिनेशन वगैरह कुछ नहीं होता है, बट वो सब कुछ करना ही पड़ता है हर एक बंदे को, तो इट्स नॉर्मल। एक बार रिजल्ट आने के बाद फिर अच्छा लगता है ना, आप सीएस बन के घूमोगे, सीएस बन के फेस्टिवल्स एंड फंक्शंस में अटेंड करोगे, तो सब वर्थ इट लगता है, वो फीलिंग बहुत अच्छी होती है आई गेस। यस, यस। पर एग्जाम के लिए कैसे आपने प्रिपेयर किया, मतलब एक दिन पहले वाला जो टाइम होता है उस टाइम पे आपने पहले सोच रखा था कौन से स्टडी मटेरियल से पढ़ना है, क्या करना है, उस टाइम पे कैसा माइंडसेट था? उस टाइम पे तो मतलब मुझे एग्जीक्यूटिव देने के बाद तो ये पता चल गया था कि आपको कोई टाइम नहीं मिलने वाला है कि आप वापस एक दिन पहले पढ़ने बैठो, वो नहीं होने वाला है। हाँ, ऑब्वियसली आई डेफिनेटली बिलीव कि एक दिन पहले ना सब कुछ देख के जाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब देख के बस ऐसे होता है ना कि गो थ्रू, आपकी नजर उस पे से ना घूम देनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, आपने पढ़ा बहुत होता है, लेकिन कभी कभी ना क्या होता है, मेरा तो ऐसा है कि आई रेफर अ लॉट ऑन पिक्टोरियल मेमोरी। मतलब मेरा ऐसा होता है कि मुझे इतने मेरे आंखों में मेमोरी बैठ जाती है कि जब मैं पेपर लिखने बैठती हूँ, मुझे वो बुक का वो पार्ट दिखता रहता है कि उसमें क्या क्या चीजें लिखी है। तो मैं वैसे ही पेपर लिखती हूँ, मतलब बचपन से, सिंस चाइल्डहुड इज लाइक दैट ओनली। तो इसीलिए क्या है ना कि अगर मैंने देखा नहीं है ना, तो कभी कभी बहुत बार होता है कि कोई वर्ड उस इमेज में धुंधला सा दिखता है, कि आपको नहीं याद आता है कि यहाँ पे कौन सा वर्ड है। तो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सब कुछ एक बार देख लो। आपका सब कुछ एक बार देख के हो गया तो कैसे है, एंड आपको एक ही चांस मिलने वाला है कि ओनली वन टाइम यू कैन सी द पेज। मतलब इतना भी नहीं कि आप वापस नजर घुमाओ, उतना भी टाइम नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बार मीन्स मेरी बहन भी मुझे बहुत बार एडवाइस करती थी कि एग्जाम से आने के बाद कैसा होता है, नेक्स्ट डे पेपर, आप जब पहला चैप्टर लेके बैठते हो, आपको ऐसा लगता है मैं सब कुछ अच्छे से करूंगी। और कभी कभी क्या होता है, एक दो चैप्टर अच्छे से हो जाते हैं और बाकी के सब पे धड़ 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 आपको करना पड़ता है, क्योंकि ऑप्शन नहीं है कल जाके पेपर देना है। तो इट्स बेटर दैट स्टार्टिंग से ही आपको मोमेंटम पकड़ के चलो, और सब कुछ एक बार देखो, और कीवर्ड्स ही देखो, डोंट रीड, रीड करने का भी टाइम नहीं है। तो अगर आप कीवर्ड्स देखते हो, तो इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपकी रिवीजन हो जाती है, तो जब आप उस चीज को देखते हो, आपको याद आने लगता है, अरे ये तो मैंने किया हुआ है, ये तो मैंने किया हुआ है। तो वैसे। एक दो तीन चीजें मुझे आपसे पूछनी है जो आप सजेस्ट करना चाहते हो आने वाले सीएस एस्पिरेंट्स को, कि इन चीजों का आपको ध्यान रखना है थ्रू आउट योर सीएस जर्नी। इन इन चीजों का, अमेंडमेंट्स,
बहुत एक इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि अमेंडमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि कभी कभी होता है ना कि अंडर एस्टिमेट अमेंडमेंट्स, और कभी कभी आप देखते हो कुछ पेपर्स में अमेंडमेंट्स नहीं आते हैं। इंस्टीट्यूट इज हम्म। वेरी ट्रिकी, वो बहुत बार ऐसे करता है कि कुछ पेपर्स में पूछता ही नहीं है। इट्स नॉट कि फिक्स कि आपको आएगा ही, लेकिन कुछ बार कभी कभी ऐसे भी हुआ है, लाइक इन प्रोफेशनल आई हैव एक्सपीरियंस दिस कि दूसरे सब्जेक्ट का अमेंडमेंट इस सब्जेक्ट में पूछ लिया है। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब पेपर देना स्टार्ट करो, उससे पहले ही आपके सभी अमेंडमेंट देख के हो गए हो कि आपका मतलब मेरा अमेंडमेंट सीरीज हो चुका है, मैंने सबके मैराथन लेक्चर सब कुछ देख लिया है कि मतलब अमेंडमेंट्स के खातिर। तो कैसे होता है, एक्सपेशली दिस इज माय एक्सपीरियंस कि सेक्रेटरी ऑडिट जो पेपर है सीएस प्रोफेशनल का, उसमें वो बहुत बार ना अमेंडमेंट पूछते हैं। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन उनका बहुत फेवरेट पेपर है, जिसमें वो फंडिंग का भी अमेंडमेंट कभी कभी उसमें आ जाता है कि फंडिंग का भी अमेंडमेंट उसी चीज में पूछा गया है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अमेंडमेंट तो आपको देखना है। रिविजन जैसे मैं कहती हूँ कि वो आपको डेफिनेटली करना है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना कि जब आप पहला रीडिंग करो, आपकी मार्किंग या जो भी आप कर रहे हो वो इतना क्लियर होना कि व्हेन यू आर सिटिंग फॉर द सेकंड रीडिंग, या फिर जब आप रिविजन करने बैठ रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए कि अरे ये पढ़ना तो रह ही गया, मैंने सब कुछ पढ़ लिया, फर्स्ट शॉट में ही सब कुछ पढ़ लिया, अब बस मुझे रिविजन करनी है, अब बस मुझे उस चीज को डिवेलप करना है। क्योंकि नहीं तो क्या होता है ना, कभी कभी पेपर अभी दिसंबर में है लेकिन आप 1 दिसंबर को भी यही सोच रहे हो कि अरे मैं कौन से बुक से पढूं, तो वो दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प, फिर बहुत मेस हो जाता है। बहुत एक बहुत बहुत अच्छी बात है आपसे समझने को मिली है, आई होप ये सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आने के लिए और इतनी सारी एडवाइसेस देने के लिए, इट्स ग्रेट। आपसे मुझे भी बहुत कुछ जानने को मिला और सबसे अच्छा लगा आपका वो एंथुजियाज्म, हर एक चीज बताने के लिए यू आर सो एंथुजियास्टिक। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच कि मुझे आपके शो पे इनवाइट करने के लिए, और ये नो योर सीएस स्टोरी सीरीज मेरे साथ करने के लिए। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू, इट्स माय प्लेजर, मुझे खुद को बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट यस, फ्यूचर में, आप जो भी करना चाहो आगे बहुत सक्सीड। थैंक यू सो मच। स्टे इन टच।